वक्फ संशोधन बिल जोरदार हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों से पास हो गया। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। अभी बिल कानून बना भी नहीं है, उससे पहले ही योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर सभी डीएम को एक आदेश जारी किया है। डीएम को निर्देश दिए गए कि ऐसी संपत्तियों की पहचान करें जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है, जिसे नियमों के खिलाफ वक्फ घोषित किया गया है। इन संपत्तियों को चिन्हित कर आगे जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन विधेयक की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। दावा किया कि यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिल के खिलाफ याचिका दाखिल की है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। सहमति के आधार पर इस बिल को पास करना चाहिए और जिस तरीके से सरकार ने हमारे सकारात्मक सुझाव नहीं माने, इसकी हमको निराशा है। और ये जो बिल पास हुआ है कहीं न कहीं संविधान सम्मत नहीं है। आने वाले दिनों में जरूरी ये न्यायालयों के चक्करों में पड़ेगा और मुझे लगता है कि न्यायालय इस पर इंसाफ जरूर करेगी। डेमोक्रेसी है, सबको जाने का अधिकार है, लेकिन वो विपक्ष अपने वोटर, अपने गरीब मुसलमान वोटरों को क्या जवाब देगा जब चुनाव में आएगा। उनके हक को जो हक मिलने जा रहा है वो हक वापस से उसके लिए अब वो वापस छीनना क्यों चाह रहे हैं। पहली बार तो इस धरती पर भारत की मुसलमान गरीब मुसलमानों के लिए किसी ने सोचा है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देने के बजाय अब ये लोग कोर्ट कचहरी की बात कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है। ये बहुत बड़ा कल्याणकारी बिल पास हुआ है, आज तक नहीं हुआ। वक्फ बिल लाकर देश में का जो सौहार्द है इसको बिगाड़ने के नियत से कहीं ना कहीं वक्फ बिल लेके आए हैं। और कहीं ना कहीं जो वक्फ बिल आया, ये खाली जो प्रॉपर्टीज हैं वक्फ के अंदर उस पे नजर रखते हुए बिल आया है कि उस प्रॉपर्टीज का ये अपने उद्योगपतियों को, अपने दोस्तों को कैसे दे। अगर कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्ष के लोग व्हिप जारी नहीं करते तो हम कई गुना और आगे वोट मिलते हैं, क्योंकि सब लोग अंदर से, अंतरात्मा से तो सपोर्ट करते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल को, लेकिन पार्टी का दबाव था या व्हिप था, इसलिए कुछ विपक्ष में वोट पड़े हैं। अदरवाइज वक्फ अमेंडमेंट बिल को सब लोग सपोर्ट किए हैं। कई विपक्ष के एमपीज हमको आके कहा है कि निजी तौर पर सपोर्ट करते हैं, अच्छा बिल है। ऐसे में बड़े सवाल, वक्फ पर सीएम योगी का साफ संदेश, विपक्ष में मचा क्लेश। वक्फ पर बीजेपी का दावा, कांग्रेस में बढ़ा तनाव। विपक्ष का कोर्ट जाने का प्लान, वक्फ पर बाकी है घमासान। बिल पर विपक्षी संसद में हारे, अब सुप्रीम कोर्ट के सहारे। इन्हीं सवालों के साथ अपने मेहमानों से करेंगे चर्चा। शरद तिवारी जी प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, रास्ता क्या है विपक्ष के लिए? जी, प्रश्न फिर से दोहराएंगे आप? कह रहे रास्ता क्या है कि आप लोग कहते हैं कि सरकार मनमानी कर रही है, लोकसभा, राज्यसभा, अब राष्ट्रपति के पास वहां से भी साइन हुआ कि कानून बन गया, रास्ता सुप्रीम कोर्ट है आप लोगों के पास, लेकिन इसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि तुष्टिकरण वाली राजनीति, इसीलिए अब सब पहुंच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट भी। क्या बात है। अगर आप प्रश्न पूछोगे तो सारे प्रवक्ता बैठ के कहते हैं कि जाए ना कोर्ट, कौन मना करता है। और जब कोर्ट जा रहे हैं तो उस पर प्रश्न हो रहा है कि और रास्ता क्या है। सबसे पहले बहुत जरूरी है ये जानना कि जिस मुद्दे पे जान के भ्रामक चीजें बना के और चीजें दिखाने की कोशिश की गई है, भाजपा ने सिर्फ दावा किया, आप सबने भी यही दावा मंजूर किया और कहा बार बार कि वक्फ ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड के अधीन होता है। आप भी जानते हैं कि ये गलत है। ये 1995 की नियम के बाद ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है और वो धारा है 83, सबको पता है, लेकिन आप बताते नहीं। इसकी नियुक्ति में जज होते हैं और प्रशासनिक सेवा के न्यायिक जो लोग होते हैं वो होते हैं स्वतंत्र सदस्य होते हैं। ये भी आप लोग छुपाते हैं। तो इसका मतलब एक तथ्य भाजपा का गलत आता है। फिर कहा गया जो तथ्यात्मक रूप से कि जो वक्फ की जमीन है इसके खिलाफ कोई निर्णय नहीं हो सकता ट्रिब्यूनल कोर्ट के खिलाफ। तो आप सब जानते हैं कि जो उसके वक्फ अधिनियम है धारा 83 का 9 कि वक्फ का जो ट्रिब्यूनल का जो निर्णय है उसकी समीक्षा या उसको चुनौती हाई कोर्ट में की जा सकती है, सिर्फ सिविल कोर्ट में नहीं। दूसरा झूठ, जो चीजें हैं उसकी मैं बात कर रही हूँ मैं आपसे। कोई भी फिर कहा कि वक्फ बोर्ड किसी को भी अपना जमीन घोषित कर सकता है, ये भी गलत है। क्यों? आप भी जानते हैं कि जब वक्फ संपत्ति की बात होती है तो वक्फ सर्वे जो कमिश्नर होता है, सर्वेक्षण
उसके बाद राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजा जाता है और तब जाके वो वक्फ रजिस्टर में रजिस्टर्ड होती है। और ये पूरी प्रक्रिया किसके द्वारा? प्रशासनिक और कानूनी जांच पे आधारित होती है। तो बताइए, जब ये चीजें पहले से थी तो कानून में क्या ऐसा नया किया? आप जानते हैं, कहा गया कि वक्फ बोर्ड सिर्फ मुस्लिमों के लिए होता है। एक चीज बता दीजिए, हमें समझाते चलिए, दर्शकों को भी समझाते चलिए। मैं आपको भरमा नहीं रही हूँ, तथ्यों को जो कहा जाता है उसको सही उसी से जुड़ा मेरा सा ट्रिब्यूनल में मतलब कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं बता तो दीजिए ना, आपको नहीं पता है क्या? मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ। चाहूंगी कि किसी भी धार्मिक चीजों में जब प्रशासन का उसमें इंटरफेरेंस है, चुनौती दे सकते हैं, सब कुछ होने के बाद आप अन्य धर्म के लोगों को वहां पे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? जबकि वो जितने भी धर्म हैं सबके ट्रस्ट हैं, सबके बोर्ड हैं, सबको पता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं संसद में उस दिन सुन रहा था, लोकसभा में बहस हो रही थी। एक सांसद साहब कहते हैं कि देखिए झारखंड में एक ज्योतिर्लिंग है, वहां भी एक मुस्लिम उससे पहले। नहीं, एक बात कह रहा हूं मैं, बात सुनते चलिए। प्रश्न की तुष्टीकरण करनी है अगर, तो मत बैठाया करिए। प्रश्न के तथ्यों को जानना है तो सुन लिया कीजिए। आप एक चीज मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, आपको जो बोलना है या तो मैं शांत होकर बैठ जाता हूं, बाकी प्रवक्ताओं को बोल देता हूं शांत होकर बैठ जाएं। आपको जो बोलना है आप बोलिए और निकल जाइए बस। पार्टी और सत्य तथ्यों नहीं, जब आप नहीं, दो चीजें है ना, नहीं बोलने देंगे तो मैं आपको रोकूंगी। एक तर्क होता है, तर्क किया जाता है, तो तर्क में तर्क की बात नहीं है, तर्क की बात ही मैंने तर्क की बात की। तो फिर ये कहेंगे कि देखिए साहब, ये कहेंगे देखिए साहब, समाजवादी पार्टी की सरकार के टाइम थी, हिंदुओं का वो था, सुनिए कुंभ चल रहा था, उसका सब कुछ आजम खान को बना दिए। प्रश्न पूछने के लिए बैठाया गया है, मुझे डिक्टेट करने के लिए नहीं। तो प्रश्न तो मैंने पूछा था कि उसमें ट्रिब्यूनल में कितने सदस्य होते हैं, आप हमसे पूछने लगे कि आप बताइए कितने सदस्य होते हैं। टेस्ट नहीं ले रहे हो, मैं तथ्यों को रख रही हूँ, आप घुमाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, मैं अब फिर मेरे सवाल को आप कह रहे हैं कि घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसमें पढ़ना ही नहीं, आपको जो बोलना है आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, आप बोलिए आप फ्री हैं बोलने के लिए। पुष्टिकरण को आपके क्वेश्चन के घुमाव को दे पाऊंगी। मैंने कहा कि जब चीजें पहले से जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो है, सभी धर्मों के ट्रस्ट हैं, बोर्ड है, हिंदुओं के लिए जगन्नाथपुरी है, वैष्णो देवी ट्रस्ट है, तिरुपति तिरुमाला बोर्ड है, सिखों के लिए श्रीमंत गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, सबके पास है ना कि नहीं है ना? ईसाइयों के लिए चर्च बोर्ड है, तो मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड वही काम करता है। यही तो कह रही हूं मैं। सुनते कहां हैं आप लोग? आप लोगों को बोलना नहीं है। लोग कहते हैं कि मुस्लिम पक्ष के ही हक में होता है। आप भी जानते हैं जो वक्फ ट्रिब्यूनल है वो मौलवी या धार्मिक व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि सरकारी अधिकारी होता है। वो न्यायिक अधिकारी होता है जो निर्णय अपने कानूनी साहस और दस्तावेजों एक सांसद एक विधायक भी होता है उसमें। क्या एक सांसद और विधायक होता है, उसमें मुस्लिम रहना जरूरी है, ऐसा भी है क्या? अरे तो ठीक है, हिंदुओं में हिंदू का होना जरूरी है कि नहीं है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, का होना जरूरी है, जानकारी ले रहा हूं। ईसाई का होना जरूरी है, इसमें कौन सी नई बात है? नई बात क्या है? आपको पता है हमारी सांसद मथुरा की मालिनी जी मंदिर चली गई थी होली के टाइम पे, FIR कराया गया उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि दावा किया गया कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। फिर तो आपने नहीं पूछा प्रश्न उस पे जाके। अपने धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं, लेकिन दूसरों के मामले में आपको हस्तक्षेप करना है। ठीक है, शरद त्रिवेदी जी। देखिए राहुल जी, जो हमारी बहन अभी कह रही थी कि साहब दूसरे ट्रस्ट में ऐसा क्यों नहीं होता है, तो तिरुपति ट्रस्ट में मुसलमान जो हैं वहां पर हैं, और आज नहीं अरसे से चले आ रहे हैं। जितने भी दक्षिण भारत में मंदिर हैं, DMK के अंडर में, AIADMK के अंडर में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, उसमें मुसलमान हैं। ये आज की तारीख में भी है। लेकिन ये तो है, वक्फ बोर्ड में भी है, बोर्ड जो है उसमें सरकारी लोग होते हैं भाई, है कि उसमें कोई बाहर का नहीं आदमी आ सकता है। वक्फ बोर्ड में जो अभी बता रही है कि साहब ये सारे प्रावधान पहले थे और अब उस पे क्यों बहस हुई है या बाकी के साथ क्यों नहीं ये इस तरह का इंटरफेरेंस हो रहा है। तो सेक्शन 40 जो वक्फ बोर्ड एक्ट का है वो विश्व के किस देश में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, विश्व के किस देश में यह अधिकार है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को आप तय कर लीजिए कि आपकी है, आप उसमें फतवा जारी कर दीजिए कि आपकी है और वो फाइनल हो जाती है। लिमिटेशन जो है जिसके बाद वो कानून लागू नहीं होता है, वो व्यक्तिगत एक व्यक्ति के ऊपर जो जिसकी जमीन वक्फ बोर्ड लेता है उसको सिर्फ 1 साल का मौका मिलता है कि वो अपनी बात को वक्फ बोर्ड के सामने रखे। लेकिन किसी वजह से अगर वो विदेश गया है या वो इनकैपेसिटेट हो गया है, वो नहीं अब उसकी खिलाफत कर सकता है, तो वो जमीन उसकी मानी जाएगी। और वक्फ बोर्ड के पास असीमित अधिकार है।
वक्फ बोर्ड आज 500 साल बाद भी किसी जमीन को अपना कह सकता है और वो फाइनल होगा। जज, वकील और जल्लाद, ये तीनों वक्फ बोर्ड है। नहीं, उनका कहना, देखिए शरद त्रिवेदी जी, उनका कहना है कि सब कुछ तो सरकार के ही हाथ में होता है। जब जब गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन एक्ट जो करती है, जब भूमि अधिग्रहण करती है, तो उसका नोटिस दिया जाता है, उसमें कलेक्टर इन्वेस्टिगेट करता है कि वो जो जमीन है उस पे कोई ऑक्यूपेशन है या नहीं है, उस पे रिहाइश की जमीन है या नहीं है, वो किस तरह के उन लोगों को कहां विस्थापित करने की क्या इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं, आप कह दीजिए आपकी जमीन है, आपकी जमीन हो गई। और इस्लाम के आने से 300 साल पहले जो मंदिर बना था, चांदुराई मंदिर, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया और उसके बारे में अभी तक वो बहस चल रही है। अभी हाल में अब उत्तर प्रदेश में बनारस में जो वहां पे कॉलेज था, उसके ऊपर दावा किया गया कि जो जहां 150 साल से कॉलेज चल रहा था, उसके ऊपर दावा कर दिया गया कि ये वो हुआ कॉलेज था, वक्फ बोर्ड ठीक का है, है। और इलाहाबाद यूपी कॉलेज का मामला, हाँ। मैं आपको राहुल जी आखिरी बात कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की हैसियत नहीं थी कि वक्फ बोर्ड की टक्कर ले सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट के परिसर में एक मस्जिद थी। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट आया है अपनी जमीन बचाने के लिए, क्योंकि वहां के परिसर में एक मस्जिद बनाई गई और उसको कह दिया गया वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट आया है। सुप्रीम कोर्ट पे दावा कर दिया गया है, पार्लियामेंट हाउस पे दावा कर दिया गया है। ठीक है अशोक यादव जी, इसीलिए सारे डीएम को, हालांकि अभी कानून बना नहीं, निर्देश दे दिया गया है कि जरा इसमें पारदर्शिता लाई जाए, ढूंढा जाए कि कहां जो दावा है जो सही है उसे छोड़ दिया जाए, जहां कब्जा है उसे अपने कब्जे में लिया जाए। राहुल जी देखिए, भाजपा और भ्रम, भाजपा और झूठ, भाजपा और नफरत, भाजपा और अलगाववाद, ये सब में चोली दामन का साथ है। जहां भाजपा रहेगी वहां ये सारी चीजें रहेंगी। अभी शरद जी तमाम बातें बताएं। आप ये बताइए, इस देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई हो सकता है क्या? लेकिन अब बात कर रहे हैं तो सुनना है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ तमाम मुकदमे पेंडिंग हाई कोर्ट में। ऐसा नहीं वक्फ बोर्ड जो है ऐसा है कि उसके खिलाफ कहीं कोई शिकायत नहीं हो सकती। और दूसरी बात, वक्फ बोर्ड कोई लैंड माफिया गैंग नहीं है जैसा भारतीय जनता पार्टी बताने की कोशिश कर रही है। वक्फ बोर्ड शुद्ध रूप से एक सरकारी संस्था है, शुद्ध रूप से, और अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसका जो कार्यान्वयन वगैरह सब सरकारी अधिकारी करते हैं। इसमें तमाम उस क्षेत्र के सांसद, विधायक, अधिकारी तमाम लोग रहते हैं। गजब बात है। और उसके रहते हुए भाजपा करी वक्फ बोर्ड तो भाई जमीन हथियाने वाला एक गैंग हो गया है। ये देखिए, इनका मुख्य एजेंडा है राहुल जी, किसी तरह से जो भी इनकी नाकामियां हैं उन नाकामियों पे पर्दा डालना। आप ये बताइए, वक्फ बोर्ड बिल जैसे ही पास हुआ, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है पूरे देश में कि लग रहा है हमारा हिंदुस्तान 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव कर लिया। हम लोग लग रहा है कि 6वें डेवलप्ड कंट्री हो गए। लग रहा है हमारे वो तो ठीक है। कल मैं सुन रहा था, बिहार के गवर्नर को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जब वो सदस्य थे संसद के, उन्होंने एक सवाल पूछा था कि वक्त जो तलाकशुदा महिलाएं होती हैं उनको गुजारा भत्ता भी देती है। उस दौरान उन्होंने सवाल पूछा और उसका कोई जवाब नहीं मिला। जब जवाब मिला तो बताया गया कि किसी भी महिला को गुजारा भत्ता मिला ही नहीं है। तो यही चीजें, यही तो कहा जा रहा है कि पारदर्शिता बरतने के लिए कहाँ किसकी कितनी कमाई है, किसको क्या कुछ मिल रहा है। जब सब कुछ सरकार का है तो सरकार ही पारदर्शिता बरतेगी। लेकिन बीजेपी की सरकार है, इसीलिए हमें नहीं लगता कि भरोसा किया जा सकता है। देखिए राहुल जी, पारदर्शिता और भाजपा से वही वो तो मैंने पहले ही कह दिया। पारदर्शिता और भाजपा से आपने देखा होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐसा कॉन्सेप्ट लाया इन्होंने जहां पे पारदर्शिता को खत्म करने का काम किया इन्होंने। कोई न देने वाला जानता है, देने वाला जानेगा, लेने वाला जानेगा, स्टेट बैंक जानेगा, और कोई नहीं जानता। ऐसी ट्रांसपेरेंसी भाजपा। और छोड़ दीजिए मोदी जी, तो मोदी जी, योगी जी उनसे भी बड़े एंटी ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी का चरम कर दिया योगी जी ने। यहाँ पे करप्शन को लीगलाइज कर दिया, पेपर लीक माफियाओं को लीगलाइज कर दिया। ये अब अलग जा रहा है। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, एक बात कही जा रही थी कि अगर महिलाओं को उसमें अधिकार मिल रहा है तो हाय तौबा कांग्रेस क्यों कर रही है? डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रही हैं आप? जी आवाज आ रही है। कहना है भाजपा को अगर महिलाओं को भागीदारी मिल रही है बोर्ड में तो फिर ऐतराज क्यों कांग्रेस को?
मैं तो चाहती हूँ कि जितने हमारे आश्रम हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितनी महिलाएं हमारे जो 80 करोड़ में पता नहीं कितनी % महिलाएं होंगी जिनको अनाज 5 किलो मिल रहा है, सबको दीजिए ना। 20% वाले में कम होगा। चलिए ठीक है, छोड़ देते हैं। हमारे लखनऊ में ऐसी बहुत सी जमीनें हैं जो क्रिश्चियंस की हैं और बहुत जमीनें हैं बहुत पैसे वाले लोग हैं, वहां भी ले आइए, करिए। सब करते हैं, सब करते हैं, सब कुछ छोड़ के वही करते हैं। दिक्कत इस बात की है, 10 साल से सो रहे थे, 11 साल से सो रहे थे, अचानक उनको याद आया कि बहुत गलत हो रहा है। अरे गलत अगर हो रहा है तो शुरुआत वहां से करते जहाँ पे अधिक लोग हैं। 80 करोड़ लोग खा रहे हैं, अगर अनाज मानते हैं उसमें 10 करोड़ मुस्लिम होंगे, 70 करोड़ बच्चे मतलब हिंदुओं में 70 करोड़ 35 करोड़ महिलाएं होंगी, मान लेते हैं इतना। उतनी महिलाओं के भले में कुछ कर दीजिए ना, कुछ करिए प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, बहुत जरूरी है। महिलाओं का आपको करना है, ध्यान रखना है, गरीब लोग हैं वो। और रामराज की संकल्पा में को दीन दुखी नहीं दरिद्र दीना कहा है तुलसी बाबा ने, तो दीन भी है, दरिद्र भी है, दुखी भी है। उनके लिए 35 करोड़ की बात कर रही हूँ जो उसमें मैंने कम कर दिया, उनके लिए कुछ करिए ना। ये जानबूझ के शिगुफा मत छोड़िए। मैंने कहा कि जब कोई भ्रम फैलाते हैं आप, इसका मतलब आपकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। हमारे शरद भाई कह रहे थे कि सब कुछ जैसे हो सकता है वैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऐसा अगर हो रहा होता तो जो संविधान में अमेंडमेंट किए गए होते उसमें कुछ और बदलाव होते। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहेगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। आज कुछ चीजें गलत होंगी, कल परसों होंगी, वो सुधार की गुंजाइश अलग बात है, लेकिन जानबूझ के अपनी चीजों को भटकाने के लिए, अपने काम के प्रश्न को भटकाने के लिए इस तरह करना, ये कतई भी कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। और अगर सच में महिलाओं की इतनी परवाह है, आत्मदाह कल एक महिला कर रही थी ऑफिस के सामने लखनऊ में, चाहिए पूछिए क्यों कर रही थी। महिलाओं का आए दिन चीरहरण हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ शरद त्रिवेदी जी। देखिए, विपक्षी दलों का ये समझना है कि आप हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं की बात कीजिए, आप दूसरे धर्मों की बात ना कीजिए। नहीं, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं सवाल करता हूं कि देखिए बोर्ड में, 1 मिनट सुधा मिश्रा जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, अब हो गया, आपकी बारी हो गई, आपकी बारी हो गई, आपकी बारी हो गई, बारी नहीं हो गई, आपकी होगी ना बारी। शरद त्रिवेदी जी, मैं अगर पूछूं कि बोर्ड में महिलाएं हैं तो आप आश्रमों की बात कीजिए, आप मंदिरों की बात कीजिए, आप मठों की बात कीजिए। मैं अगर सवाल करूंगा कि देखिए, अगर 2 गैर मुस्लिम हो सकते हैं, गैर मुस्लिम में हिंदू थोड़ी होंगे, हो सकता है कि वो ईसाई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ना भी हो, लेकिन वो कहेंगे देखिए मंदिरों में 2 गैर हिंदू क्यों नहीं हो सकते, वहां मुस्लिमों को क्यों नहीं दिया जा सकता। तो ये तुलनात्मक अध्ययन कर दिया जाता है, एक लाइन खींच दी जाती है, फिर कहेंगे कि आप भी मुसलमानों के उसमें हस्तक्षेप करते हैं। आप केवल हिंदुओं की बात कीजिए, अगर आप हिंदुओं की बात करेंगे तो कहेंगे कि ये नकली हिंदू, असली वाले तो हम हैं। राहुल जी देखिए, कांग्रेस प्रश्न को घुमा रहे हैं ना, मैं बीच में इंटरप्ट करूंगी, बोलने नहीं दूंगी किसी को। सबसे पहले एंकर महोदय आपसे मेरा नहीं, सुधा मिश्रा जी, आप चित भी आपकी पढ़वी आपकी ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेल बिगाड़ेंगे वाली कहानी मत कीजिए, हो गया, बस कीजिए। मैंने आपसे सीधा सवाल किया था कि महिलाओं को हक मिल रहा है, तो आपने शुरू कर दिया कि मठ मंदिरों में महिलाओं को हक मिल रहा है, छोड़ देते हैं उसको। शरद त्रिवेदी जी, उनकी बात करिए ना। राहुल जी, जो हमारी बहन कह रही है इनकी बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस जो वो आई थी, वो लेके आई थी ब्राह्मण, दलित और अल्पसंख्यक। उसमें यह था कि हिंदुओं को 2 हिस्सों में बांटो और अल्पसंख्यक यूनाइटेड होना चाहिए, उसका वोट नहीं बंटना चाहिए। समाजवादी पार्टी लाई पीडीए, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो हिंदुओं को पिछड़ा और दलित में बांटो और अल्पसंख्यक यूनाइटेड होना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा, हमारा कोई पीडीए फॉर्मूला नहीं, बीडीए फॉर्मूला नहीं है, हमारा फॉर्मूला है पूरा भारत, समस्त भारत के सारे नागरिक। और मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि जो वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए बनाया गया था, एक जो मुस्लिम महिला शाबानो है उसके केस को जो राजीव गांधी जी ने उस केस को लाके संसद में पलट दिया, क्योंकि 173 रुपए अगर एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को दिए जाते तो उससे इस्लाम खतरे में आ जाता। उसके बाद तो तभी तो अमेंडमेंट किया गया, बदलाव किया गया कि अब वक्फ बोर्ड गुजारा भत्ता देगा। लेकिन वक्फ बोर्ड ने उसको कोई पैसे नहीं दिए। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि ये वक्फ बोर्ड जो है भूमाफिया है। 200 मुस्लिम जो इनके तथाकथित एक चीज बता दीजिए त्रिवेदी जी, शरद जी, क्योंकि देखिए कहा जा रहा है कि सब कुछ सरकार की निगरानी में, तो फिर ये भूमाफिया क्यों बार बार? नहीं, जो अख्तियारात इनको सेक्शन 40 में दिए गए हैं उसके बाद उसमें जो अभी कह रहे हैं कि आप कोर्ट जा सकते हैं, आप जो कोर्ट मार्शल है या आर्मी कोर्ट से आप कोर्ट जा सकते हैं सूट में, यहाँ पे सूट में नहीं जा सकते, रिट ज्यूरिसडिक्शन में रिट दाखिल कर सकते हैं, सूट नहीं दाखिल। ज्यूरिसडिक्शन को साबित करना
तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है, उसमें कोई डिस्प्यूटेड फैक्ट को नहीं रखा जा सकता है। तो रिट ज्यूरिसडिक्शन में आपका कोई भी उम्मीद नहीं है कि रिट ज्यूरिसडिक्शन में आप जीत सकते हैं। सिविल सूट में आपने बाहर कर रखा है इनको कि आप आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल से आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें जा रहे हैं, वक्फ बोर्ड ने अगर ऐसा है क्या फतवा जारी कर दिया है तो आप अशोक हाई जी, कोर्ट नहीं जा सकते। अशोक जी ऐसा है क्या? ये बार बार कह रहे नहीं आप तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आप सूट दायर नहीं कर सकते, आप रिट दाखिल कर सकते हैं। सवाल यह है, अभी तक तो ये बात हो रही थी कि कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट परेशान है, हाई कोर्ट एक सूट हो गया, एक रिट हो गया, दोनों में अंतर है कि सूट और रिट का अंतर बताया जा रहा है। देखिए, कोर्ट आप जा सकते हैं, किस फॉर्म में जा सकते हैं, यही जो भी देखिए हम ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन जितने भी दल थे, जो भी लोग जेपीसी में थे, नहीं मुझे ये एक चीज बता दीजिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब जमीन का मामला सारी चीजें, तो इसमें ट्रिब्यूनल आप लोगों को रखने की क्या जरूरत थी? कांग्रेस को क्या रखने की जरूरत थी? भाई कोर्ट देखता, कोर्ट का मामला ठीक है, आपका ये एनजीटी भी है ट्रिब्यूनल, दूसरी जगह भी ट्रिब्यूनल होता है, इसलिए यहां भी ट्रिब्यूनल बना दिया गया, लेकिन जमीन से जुड़ा मामला है ना ये। सिर्फ दो चीजें मैं बताऊंगा। पहली बात, जो आपने बताया कि ये समस्या वो समस्या, जेपीसी का जब गठन हुआ था तो हमारे जो अपोजिशन के सांसद थे, अमेंडमेंट को लेकर के अपने कुछ सुझाव दिए थे। ऐसा तो है नहीं कि उनके सुझाव में नहीं, तो बताते चलिए ना, ये सुझाव दिया गया, माना नहीं गया, लेना चाहिए था ना, उनके सुझाव को क्यों नहीं लिया गया? अगर ये सरकार डेमोक्रेटिक नहीं, आप लोग देखिए, मेरी दरख्वास्त आप लोगों से, आप बताते चलिए कि ये सुझाव दिया गया था, माना नहीं सरकार ने, या उस जेपीसी में जो मेंबर थे वो माने नहीं सरकार की तरफ से, या बस इतना कह देना कि हमने सुझाव दिया, उन्होंने माना नहीं। नहीं, जो देखिए, जो भी समस्याएं आप बता रहे हैं, ये सारी समस्याएं डिस्कस हुई थी जेपीसी में, और उन समस्याओं का निराकरण कैसे होगा, ये चीजें भी डिस्कस हुई थी। अगर पूर्ववर्ती सरकार जो पहले सरकार थी, उन्होंने संशोधन किया था, तो ऐसा नहीं है कि वो सब आए बाएं साए मार के चले गए और इस सरकार को जरूरत महसूस हुई कि नहीं इसमें ये चीजें करनी होगी। राहुल जी, आपने 2013 की जो बात किया, वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से उसमें अमेंडमेंट किए गए थे, उस समय सबका सहमति से किया गया था अमेंडमेंट। आज सबके असहमति से किया जा रहा है। पता नहीं कितना सही है कितना नहीं। लालू प्रसाद यादव का तब का सदन का बयान भी कहा जा रहा है काट छाट के है बयान, लेकिन उसमें कह रहे थे कि भैया इसको थोड़ा उसको थोड़ा स्ट्रांग बनाया जाए, ये सारी चीजें की जाए, वो भी कहते नजर आए थे। अब वो तो बात पुरानी हो गई, अब नए पर बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से अब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर और ये बिल कानून में तैयार हुए, दूसरी ओर निर्देशित यूपी के सभी डीएम को कि ऐसे संपत्तियों का चिन्हीकरण किया जाए जहां पर विवाद है, जहां वक्फ अपनी संपत्ति बता रहा है और उसका लेखा जोखा नहीं है। दो टूक में इतना ही।